साथियों नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार। साथियों, इस समय आपने देखा होगा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है इसकी गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं, एकाएक बढ़ गई हैं। अब इसकी हिस्ट्री क्या है और क्यों ये ला गया था, इसको आप गूगल पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा। हम इन चीज़ों को शामिल करेंगे तो हमारा ये जो हम मूल चीज़ आपको बताना चाहते हैं वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अब आपको बोरिंग लगेगा। साथियों, हम बस इतना बताना चाहते हैं कि आम नागरिक, जो भारत का आम नागरिक है, उसकी समस्याएं क्या है और उस समय जो है प्रवर्तन निदेशालय कहाँ पे हस्तक्षेप कर रहा है। साथियों, आम नागरिक, जो आम भारतीय नागरिक है, उनकी कमाई आप तमाम रिपोर्ट को देख के जान ही रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय भारत में कितनी है। तो आम नागरिक की जो समस्या होती है रोज़ की, वो जिससे वो रोज़ दो चार होता है, वो है रोटी कपड़ा मकान की। उसके बाद जो है रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो जाती है, तो फिर आती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्या। और यहीं पे समस्या आती है, अगर शिक्षा सरकारी मिलती, विश्वविद्यालय अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग तकनीकी अच्छे मेडिकल संस्थान सरकारी खुलते, शिक्षा सस्ती मिलती, तो एक आम भारतीय नागरिक को इसकी चिंता ना होती कि मेरे साथ तो जो हुआ ठीक है, मेरे बच्चों का भविष्य न खराब हो। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी अस्पतालों का आप हल जान ही रहे हैं। अस्पताल खुल जाएंगे, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर आ जाएंगे तो दवा नहीं मिलेगी। मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल कॉलेज तो खुल जाएंगे लेकिन लैब नहीं होगा, अच्छी अच्छी तकनीक की मशीनें नहीं होंगी, डॉक्टर्स नहीं होंगे, स्टाफ नहीं होगा। उसी तरीके से रोजगार की हालत आप जाने रहे हैं कि खास करके 2014 के बाद से या बीजेपी सरकार की पॉलिसी रही है कि जो सरकारी सेवा संस्थान है उनको जो है सीमित किया जाए, यानी सरकारी नौकरियों को सिकोड़ दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी क्षेत्र के संस्थान उनको प्राइवेट हाथों में दे दी जाए। तो कुल मिला के एक आम नागरिक की जो अपने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता होती है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए होती है। चूँकि उस व्यक्ति की कमाई जो है वो सीमित होती है, तो ऐसे वो क्या करता है कि छोटी छोटी बचत करता है, छोटी छोटी बचत करता है। जिसके पास कोई एक मंथली इनकम का स्रोत हो जाता है तो वो ईएमआई करा लेता है, या कोई छोटी सी परचून या किराने की दुकान चला रहा है, कोई जो है छोटी नौकरियां कर रहा है, जिसे खास करके प्राथमिक विद्यालय के टीचर या इंटर कॉलेज के टीचर हो गए, आप ग्राम सेवक हो गए, लेखपाल हो गए, मतलब छोटी नौकरियां जिनकी सैलरी 50,000 रुपये से कम है। तो ऐसे में वो छोटी छोटी बचत करता है। तो अब बचत कहाँ रखेगा, उसके पास 3-4 ऑप्शन है। एक तो है वो बैंक में जमा कर दे, क्योंकि बैंक में ब्याज दर कम मिलती है। और दूसरी चीज़, बैंक में रहेगा तो हो सकता है वो निकाल के खर्च कर दे। दूसरे नंबर पे शेयर में लगा सकता है। तो चूँकि शेयर का एक अलग तरीके का कारोबार होता है, शेयर में बिजनेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए आपको स्किल की ज़रूरत होगी। चूँकि यह व्यक्ति जो है इस क्षेत्र का है नहीं, तो शेयर में नहीं जाएगा। उसके लिए सबसे सुविधाजनक जो चीज़ होगी, वो कोई छोटा या बड़ा प्लाट खरीद लेगा या फ्लैट ले लेगा कि भाई कभी भी हमको कोई आकस्मिक आवश्यकता पड़ गई, मेरे किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मुझे दवा करानी है, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने प्लाट को बेच दूंगा। या किसी अच्छे संस्थान में उसका मेडिकल या तकनीकी संस्थान में एडमिशन होने वाला है, चूँकि फीस इतनी ज़्यादा रहेगी कि वो दे नहीं पाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, अपना प्लाट बेच देगा। या और कोई उसके परिवार में बड़ी आपदा आती है तो ऐसे में अपना प्लाट बेच देगा, मान लीजिए। या फिर उसके परिवार में कोई फंक्शन है, बेटी की शादी करनी है, तो अमूमन लोग जो ये प्रॉपर्टी रखते हैं इसीलिए रखते हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या फिर बेटियों की शादी के लिए रखते हैं कि भाई हम इतना रखे हैं, मेरे पास अगर कुछ आज बचत नहीं है तो भी मेरे पास ये है, मैं ये बेच के अपनी बेटी की एक अच्छी तरीके से शादी कर लूँगा। और चूँकि भारतीय शादी परंपरा में बड़े रीति रिवाज और सारी चीज़ें निभाई जाती हैं, ऐसे में उसको पैसे की आवश्यकता ज़रूर होगी। तो अब उसको चाहिए पैसा कहाँ से आएगा, प्लाट बेच के। अब चूँकि वो प्लाट का कारोबारी तो है नहीं कि वो जान रहा हो कौन प्लाट खरीदने वाला, कौन कहाँ पे खरीदार मिलेंगे, ये सारी चीज़ तो जानता नहीं। तो वो कोई एक बिचौलिया खोजेगा। बिचौलिए का काम होता है कि कुछ कमीशन प्लाट खरीदने वाले से लेना और कुछ कमीशन प्लाट बेचने वाले से लेना। वो रजिस्टर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अवैध काम कर रहे हैं, वो सरकार को बकायदे जो कुछ भी होता है देते होंगे, नियम कानून फॉलो करते हैं। अब वो बिचौलिए ने खरीदार खोजा और खरीदार ने जो है प्लाट खरीद लिया और पैसा जो है आ गया नागरिक के घर। ये प्लाट बेच दिए, प्लाट खरीदार खरीद लिया और जो है इनको जो है पैसा इनके घर आ गया, नागरिक के घर आ गया। बाय द वे,
अब जो है अब ईडी एंट्री करेगी, प्रवर्तन निदेशालय अब एंट्री करेगा। मान लीजिए आपने, और सबके यहाँ नहीं, मान लीजिए आपने सरकार की किसी गलत नीतियों का विरोध किया है, या फिर आप कोई सरकार के कोई कानून ऐसा पास किया है जिससे नागरिकों का हित प्रभावित हो सकता है, उसका आपने विरोध किया है, तो आपका हो सकता है कि लोकल थाने में या कहीं एक छोटी मोटी एफआईआर किसी मामले में होगी, नहीं भी होगी तो दर्ज करा दी जाएगी। यहाँ तो एफआईआर दर्ज कराना बहुत कठिन बात तो है नहीं। अब ईडी वाले आपके घर आएंगे तो वो पूछताछ करेंगे कि भाई आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, जो आपने अपनी बेटी की शादी में या बेटी की पढ़ाई के लिए खर्च किया है या बेटी के इलाज के लिए खर्च किया, पैसा कहाँ से आया। आप कहेंगे भैया मेरे पास एक प्लाट था, मैंने प्लाट जो है बेच दिया और वहाँ से जो पैसा आया था हमने जो है उसी को खर्च कर दिया। तो ईडी क्या कहेगा कि चूंकि जो खरीदार था, हमको ऐसी शंका है कि उसके पास ब्लैक मनी थी, काला धन था या अवैध तरीके से कमाई हुई संपत्ति थी, और वो पैसा चूंकि आपने ज़मीन उसको बेचा है और आपने खर्च किया है, इसलिए आप भी दोषी हो। यानी कि इस खरीदार की गलतियों की सज़ा किसको दी जाएगी, इस नागरिक को दी जाएगी जो अब मजबूरीवश अपना प्लाट चाहे शिक्षा के लिए चाहे बेटी की शादी के लिए बेचता है। वैसे भी भारतीय परंपरा में घर जमीन मकान कोई बेचना नहीं चाहता है, वो तभी बेचता है जब उसके पास सारे विकल्प बंद हो जाते हैं, सब नात रिश्तेदार सरकार सभी हाथ खड़ा कर लेते हैं, बैंक लोन नहीं देती, तब जाके वो बेचता है। अब इसका दोष जो है, जो खरीदार के ऊपर आरोप था, वो सारा आरोप नागरिक के ऊपर आ गया। अब नागरिक के ऊपर आरोप लग गया तो जब ईडी से पूछेगा तो नागरिक थोड़ा अगर जागरूक है तो कहेगा भैया जो है आप हमको ज़रा नोटिस दिखा दीजिए, क्या क्या नोटिस में लिखा है या जो एफआईआर हुई इसमें क्या लिखा है। तो प्रवर्तन निदेशालय वाले कहेंगे कि हमको जो है जांच करने के लिए किसी नोटिस और एफआईआर जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, हम अपने वकील से ज़रा संपर्क कर लें तब तो हम कुछ बताएं। तो वो कहेंगे कि नहीं, इसमें वकीलों की कोई भूमिका नहीं है, आप हमारे सामने जो भी कहना है कह लीजिए। चूँकि एक नागरिक, उसको नहीं मालूम होता है कि मुझे क्या बयान देना चाहिए और किस बयान का क्या मतलब निकाला जाएगा अदालत में। और दूसरी चीज़, जब आप पुलिस के सामने बयान देते हैं तो वो बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो आप बयान देंगे वही बयान कोर्ट में भी माना जाएगा, अभी हाल के निर्णय के आधार पर। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपने ऑलरेडी अपनी सज़ा को मान लिया है। अब बाय द वे, इसने नोटिस को लिखा अंग्रेजी में नोटिस लिख के आए, आपसे हस्ताक्षर करवा लिए या ब्लैंक पेपर पे हस्ताक्षर करवा लिए, तो ऐसे में क्या होगा, 2-3 दिन तक आपको जब कोई रखेगा तो आप मानसिक रूप से इतने टूट जाएंगे तो आप कहेंगे पहले इस बला को हटाओ, इस बला को हटाने का यही आसान तरीका है, तो चलो सिग्नेचर करो फिर कोर्ट में देख लेंगे। लेकिन जब आप उस पर सिग्नेचर कर देंगे, ईडी आपको कोर्ट में ले जाएगी, आप कोर्ट में आएंगे, कोर्ट में आपको वकील आएगा, वहाँ पे जब कोर्ट में बात होगी तो कोर्ट में वही बयान माना जाएगा जो आपने ईडी के सामने दिया था। एक सबसे बड़ी गलती, ये सबसे खामी ये है कि कोर्ट का बयान से अब मतलब नहीं है, आपने ईडी के सामने जो बयान दिया है वही मान्य होगा। ऐसे में क्या होगा कि आपको बेल मिलेगी नहीं, यानी कि आप जेल के अंदर रहेंगे। जब बेल नहीं मिलेगी तो ट्रायल शुरू नहीं होगा। ट्रायल मतलब है कि आपके केस पे अब सुनवाई हो, भाई इनको कैसे बाहर किया जाए। चूँकि ट्रायल इसलिए नहीं होगा कि आपकी जुडिशरी कितनी स्लो है आपको अच्छी तरीके से मालूम है, तो आप 1.5-2 साल तो अंदर ऐसे रह जाएंगे। आप अगर निर्दोष है तब की मैं बात कर रहा हूँ, 1.5-2 साल ऐसे रह जाएंगे। उसके बाद कहीं सुनवाई शुरू होगी, तब जाके ये साबित होगा आप बेगुनाह हैं या नहीं है। तो साथियों, आप सोच लीजिए कि एक नागरिक जिसको जो है कमाई का एक सीमित जरिया है, किसी तरीके से यहाँ पे अपना छोटी छोटी बचत को निवेश करके जो एक प्लाट खरीदता है, उस प्लाट को बेच के अपने बेटे बेटी या फिर उसकी शादी या पढ़ाई के लिए खर्च करता है, और बेवजह एक कानून के दुरुपयोग के कारण इस कानून के जंजाल में फंस जाएगा और इसी चक्कर में घूमता रहेगा। वो सोचेगा कि चलो भाई मैंने प्लाट बेच दिया, बेटी की शादी इत्मीनान से कर दो, पता लगा बेटी की शादी की जगह जेल के अंदर पहुंच जाएंगे।
या बेटी की कोई अच्छे तकनीकी या फिर मेडिकल की इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा के आप सोचेंगे चलो हम इत्मीनान से रहेंगे, बच्चों का जीवन बन गया। पता लगा आपकी इत्मीनान की जगह कहाँ बनेगी? ईडी के अनुसार जेल में। साथियों, यहाँ पे एक सवाल उठता है। पहला सवाल तो ये है कि एक तो यहाँ गिरफ्तारी का जो आधार है उस नागरिक की गलती नहीं है जिसने प्लाट बेचा है। गिरफ्तारी का आधार बनाया यह जा रहा है कि जिसने प्लाट खरीदा है शायद उसने ब्लैक मनी लिया था। दूसरा यह है कि दूसरे की अपराध की सज़ा, यानी कि जिसने प्लाट खरीदा उसके अपराध की सज़ा इस नागरिक को मिलेगी जो बेचारा मजबूरी बस अपना प्लाट बेचता है। तीसरा सवाल उठता है कि क्या भारतीय न्यायपालिका जुडिशियरी या भारतीय कानून या हमारा संविधान शक के आधार पर किसी को जो भी दोषी शक के आधार पर उसको जेल के अंदर रखने की इजाज़त देगा? केवल शंका के आधार पर हाँ केस उसके ऊपर दर्ज किया जा सकता है, जांच होगी, लेकिन यहाँ पे यह है कि केस दर्ज हो या ना हो आप जेल के अंदर पहुँच जाएंगे। फिर इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होगा कि जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो सरकार की गलत नीतियों का खुल के विरोध करते हैं, सबसे ज़्यादा इस केस का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जाएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण आता साथियों कि आर्टिकल 21 जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने दिया, बाबा साहब के संविधान ने दिया। बाबा साहब को अच्छे तरीके से मालूम था कि संविधान कितना बढ़िया, अगर उसको चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो सारा का सारा संविधान रद्दी के कागज़ के अलावा कुछ नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने उसी समय बना दिया था। उनको मालूम था कि नागरिकों के हित को सुरक्षित रखने के लिए इनको मौलिक अधिकार देना बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिकल 21 कहता है कि जिसमें आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होती है, यहाँ आर्टिकल 21 का सीधे उल्लंघन हो रहा है। और अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो इसका संरक्षण सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट होता है। तो आखिर ये आर्टिकल 21 पे ये कानून भी चुप है और हमारा जो सरकारी तंत्र है वो भी चुप है। अब साथियों हम आते हैं कि जब ये सारी चीज़ें होंगी तो सीमित नहीं होंगी, बहुत व्यापक पैमाने पर होगी। हर गली मोहल्ले से पता लगा कि ईडी के उस चक्कर लगा रहे हैं, थानों में केस कम चलेगा, ईडी के ऑफिस में ज़्यादा चलेगा। क्योंकि हो सकता है कानून तो बनते इसीलिए क्राइम को रोकने के लिए, हो सकता है कोई दुर्भावना बस ऐसा काम करेगा और कमाई का जरिया बना लेगा। साथियों पे ये बात आती है कि आखिर इतना चीज़ होगा तो क्या हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे? देश का नागरिक, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम किसान संगठन, मजदूर संगठन, क्या ये देखते रहेंगे तमाशा? ये जो भारत के लोकतंत्र साथ तमाशा किया जा रहा है देखते रहेंगे? तो इसके लिए साथियों ये मेरा मानना है कि इसका उपाय मिशन 2024 हो सकता है। मिशन 2024 के तहत ये है कि किसानों के पास बड़ा संगठन है, अभी उन्होंने एक सफल आंदोलन भी किया, तो किसान संगठन एकजुट हो जाएं, सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो जाएं जो समान विचारधारा वाली हैं। उसके बाद सभी सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के हित के लिए आज मतलब अपने जीवन को बलिदान कर दिए वो इकट्ठा हो जाएं और युवा इकट्ठा हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में 2024 एक अवसर हो सकता है। इसलिए साथियों हम बार बार आपसे कहते हैं, भारतीय लोकतंत्र के लिए 2024 मील का पत्थर साबित होगा। अगर 2024 में ये आतताई सरकार पुनः आती है तो पूरी संभावना है कि एक नागरिक का जीवन अच्छा होने के बजाय बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि जब कानून पे बंदिशें नहीं होंगी तो उस कानून का उल्लंघन होगा और दुरुपयोग होगा। हमारे सिस्टम में सीधे यह है कि कानून बनाया जाए लेकिन उसमें कुछ बंदिशें लगाई जाए, लेकिन यहाँ प्रवर्तन निदेशालय ईडी के ऊपर कोई बंदिश नहीं, ये मनमानी काम कर सकते हैं। अब कभी भी कोई भी जब मनमानी काम होता है तो हमेशा समाज के लिए हमेशा अहितकर होता है। इसलिए साथियों समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और सरकारी संस्थानों को बेचने से बचाने के लिए, अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों के चंगुल से भारत को बचाने के लिए और दलित, ओबीसी और महिलाओं के आरक्षण को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है 2024 में इस सरकार की विदाई करना।